नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम देखेंगे एमएसपी क्या होती है, एमएसपी को समझेंगे, एफआरपी और एसएपी इन तीनों में अंतर क्या होता है। और जो एमएसपी है अभी फिलहाल के दिनों में बहुत ही चर्चा में भी रहा है, तो हम इसे जानेंगे। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अभी रबी सीजन की 2025-26 की कुछ क्रॉप पर डिक्लेयर की गई है एमएसपी, तो उसके रेट भी हम देखेंगे। तो हम नेक्स्ट करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। इसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से भी जानते हैं। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? तो वर्ल्ड वॉर या भूखमरी, फूड क्राइसिस, ड्रोट जैसी समस्याओं के कारण हमारे यहाँ अनाज की भारी कमी को भारी भारी कमी का सामना करना पड़ा। ग्रीन रिवोल्यूशन को हम लाए, हरित क्रांति यही। तो हरित क्रांति को लाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया खेती के लिए, और प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि रखी गई जिसे हम एमएसपी के नाम से भी जानते हैं। और जिससे कि बहुत से किसान प्रोत्साहित हो और आगे बढ़े खेती के लिए, तो हमें एमएसपी की आवश्यकता पड़ी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएसपी, जो कि फसल का उत्पादन कम या अधिक होने पर, उसका विक्रय करने पर एवं उसके मूल्य पर उतार चढ़ाव होने के कारण किसानों को नुकसान का भारी सामना करना पड़ता था। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए सरकार ने किसानों को फसल उत्पादन के पश्चात उन्हें किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए एमएसपी की व्यवस्था को लागू किया। और इसमें सरकार की तरफ से किसानों की फसलों के लिए गारंटी दी जाने वाली यह एक प्रकार की पॉलिसी थी, जिसे किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध कराई जाती थी। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इसमें उद्देश्य होता है कि जो फार्मर देते हैं उन्हें उचित मूल्य मिल सके और इसमें किसी भी प्रकार का उनका नुकसान न हो और बाजार की अस्थिरता से भी बचे, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित हो। यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 23 क्रॉप्स पर इंक्लूड किया गया था इसमें, जिसमें 22 क्रॉप पर एमएसपी मिलती है और एक क्रॉप पर शुगर केन पर एफआरपी। एफआरपी होता है उचित एवं लाभकारी मूल्य, होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। हम इसको भी देखेंगे बाद में, पहले हम एमएसपी देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो होता है सीएसीपी द्वारा सरकार को 22 मैंडेट्स क्रॉप्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य की रिकमेंडेशन या सिफारिश करता है। सीएसीपी सिफारिश कौन करता है? सीएसीपी। हम पूरा देखेंगे कि अनाउंस कौन करता है, सिफारिश कौन करता है और डिक्लेयर कौन करता है। ठीक है, तो हम सीएसीपी के द्वारा क्या सिफारिश की जाती है इन क्रॉप्स की, एमएसपी की, तो जिसमें 14 खरीफ होती है, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक व्यावसायिक फसलें होती है, जिसमें हमारे इसमें इंक्लूड है सीरियल्स में व्हीट, राइस, धान, ज्वार, जौ, मक्का, रागी और बाजरा। और पल्स में आती है दलहनी फसलों में चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। और तिलहनी फसलों में आती है मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, तिल, कुसुम और रामतिल। और 2 अन्य वाणिज्यिक में कच्चा कपास और कच्चा जूट आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि 2024-25 और 2025-26 का दे रखा है इसमें, इस टेबल में। तो जैसे कि वीट का 2024-25 का है 2275, और 2025-26 में 2425 रुपए है पर क्विंटल। अभी जो हमारे 2025-26 के लिए आई है वीट, बार्ले और चिकपी, मस्टर्ड, रेड लेंटिल और कुसुम, इनके लिए डिक्लेयर की गई है एमएसपी 2025-26 के लिए। तो जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को लिए और बढ़ोतरी देखने को मिली हमें, वह मस्टर्ड की। मस्टर्ड के इसमें रेपसीड एंड मस्टर्ड को बढ़ाया गया है 5950 रुपए पर क्विंटल से। बढ़ाया नहीं, मतलब कि ये 2025-26 की एमएसपी होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसके बीच जितना डिफरेंस रहता है 300 रुपए का डिफरेंस है, मतलब कि 300 रुपए की इसमें बढ़ोतरी की गई है। और इसमें पेडी में जो कॉमन पेडी रहती है सामान्य, वह 2300 रुपए की, और जो संकरित रहती है हाइब्रिड रहती है 2320, और सोरगम हाइब्रिड जो है 3371, सोरगम मालदनी 3421 रुपए, और बाल्ले है 1850 से बढ़कर 25-26 में हुआ है 1980, और मेज है 2225, रागी है 4290, पल्ल मिलेट है 2625, और चिकपी है 5440, और 25-26 में हुआ है 5650। इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है चिकपी में, चने में
पीजेएनपी अरहर इसमें 7550 रुपए है। और कॉटन जो लॉन्ग स्टेपल होता है 7521, और जो कॉटन होता है मीडियम स्टेपल वह 7121 होता है। रेड लेंटिल में 6425 से बढ़कर 6700 कर दी गई है। ग्राउंडनट की अभी 2024-25 की है 6783 रुपए। और सनफ्लावर सीड है जो सूरजमुखी का है वह 7280 है। उड़द का 7400 है। सोयाबीन का 4892 रुपए है। नाइजर सीड्स का है 8717 रुपए। तिल का है 9267। कुसुम या सेफ्लावर कुसुम का है ये तो नाइजर सीड है ना, तो इसमें 5800 से बढ़कर 5940 रुपए कर दिया गया है सेफ्लावर। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। मूल्य एक प्रकार का कानून नहीं है बल्कि यह सरकार द्वारा एक मूल्य स्तर होता है, या इसे हम पॉलिसी भी कह सकते हैं कि पॉलिसी के रूप में चलता आ रहा है। इसमें उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना की गणना के आधार पर किया गया है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी, जिसकी स्थापना जनवरी 1965 में हुई थी और भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक विकेंद्रीय एजेंसी होती है, और जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी को सिफारिश करता है। सीएसीपी भारत सरकार का एक संबंध कार्यालय या एजेंसी होती है जो कि 1965 में एक्शन में आया था, या अस्तित्व में आया था। सीएसीपी जो होती है इसकी शुरुआत कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। इसको 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक पैनल है। सीएसीपी एक विशेषज्ञ निकाय भी है। और जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, को अधिसूचित खरीफ और रबी फसलों को एमएसपी की सिफारिश करता है। और डिक्लेयर्ड सीसीईए करता है। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होता है यह इसे डिक्लेयर करता है। और अनाउंस हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं जो प्रेजेंट के होते हैं। सीएसीपी में वर्तमान में 5 लोग होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव होता है, एक आधिकारिक सदस्य होता है, 2 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। और जो फाइनल अप्रूव करता है हमारी एमएसपी को वो होते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है जिनका जिनका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों को दिशा निर्देश देना। और इसमें अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है। और जो भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय लेती है और अनाउंस करती है। मतलब कि आखिरी में निर्णय कौन करेगा? सीसीईए के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जिनकी अध्यक्षता में ये पूरी मंत्रिमंडलीय समिति चलती है, वो डिक्लेयर करेंगे और अनाउंस करेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सरकार ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए एक उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा की थी। एफआरपी भी एमएसपी की तरह ही होता है। अनिवार्य फसलें खरीफ मौसम की 14 फसलें रहती है, 6 रबी की रहती है, 2 अन्य फसलें रहती है। इसके अलावा तोरिया और छिलके वाले नारियल का एमएसपी क्रमशः तोरिया और सरसों और खोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो हमारा रिकमेंडेशन जो सिफारिश करता है वो सीएसीपी के द्वारा होता है। फाइनल अप्रूव होता है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। और जो अनाउंस करते हैं वो प्रेजेंट है प्राइम मिनिस्टर करते हैं। केंद्र ने दावा किया है कि वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 की अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी को तय करने की घोषणा के अनुरूप की गई। इसमें हम अब एमएसपी कैसे तय होती है तो हम ये देख लेते हैं। ये इसकी उत्पादन लागत जो रहती है ये 3 प्रकार से रहती है। इन तीनों के आधार पर ही एमएसपी को तय किया जाता है। ए टू प्लस एफएल और C2। एफएल क्या होता था? फैमिली लेबर। A2 होता है यह किसान द्वारा बीज, सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, किराए के श्रम, लीज पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर सीधे तौर पर नगद और वस्तु के रूप में किए गए सभी भुगतान लागतों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। A2 में A2 प्लस एफएल में क्या आता है तो इसमें A2 और अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक आरोपित मूल्य शामिल होता है। इसमें A1 आता है, A2 नहीं, A1 प्लस
जो अवैधानिक का आता है पारिवारिक श्रम का एक आरोपित मूल्य शामिल होता है। C2 में आता है ये A2 प्लस फैमिली लेबर के शीर्ष पर स्वामित्व वाली भूमि और अंचल पूंजीगत संपत्तियों पर किराए और तथा ब्याज को छोड़कर एक अधिक व्यापक लागत है। एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी द्वारा A2 प्लस FL और C2 दोनों लागत पर विचार किया जाता है, जिसमें उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य के रुझान, अंतर फसल मूल्य, समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। तो A1 में आता है शारीरिक श्रम, पशु श्रम आ जाता है, मशीनी लेबर, जमीनी राजस्व, अन्य कीमत आ जाती है। A2 में आता है A1 की सारी कीमत जो ऊपर दी गई है वो सारी इंक्लूड हो जाती है A1 में, प्लस जमीन का किराया, लैंड रेंट। फिर उसमें आता है फैमिली लेबर, परिवार के सदस्य की मेहनत। C2 में आ जाता है A1 और प्लस पारिवारिक श्रम, फैमिली लेबर, स्वामित्व वाली जमीन का किराया और स्थायी पूंजी पर ब्याज, जमीन को छोड़कर। नेक्स्ट देखते हैं हम FCI। अब आते हैं हम FCI। FCI का इसमें क्या रोल रहता है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, गवर्नमेंट की एक एजेंसी होती है जो कि MSP पर जो लिए गए फूड ग्रेन्स रहते हैं, जो अनाज लिया जाता है किसानों के द्वारा, वह FCI एजेंसियों के गोडाउन में ही स्टोर किया जाता है। तो हम देख लेते हैं FCI क्या है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 की हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। FCI किसानों को MSP पर सीधे लाभ पहुंचाने के लिए होती है और इस प्रणाली के तहत सीधे बैंक में ट्रांसफर की सुविधा देता है। इससे किसानों को उनका मेहनताना समय को पारदर्शी तरीके से मिलता है। किसानों की हित की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन कार्यवाही करता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक का प्रबंध करता है, मतलब कि जो स्टोरेज करता है ये FCI के द्वारा ही किया जाता है, फूड को स्टोर किया जाता है गोडाउन में। FCI राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसमें दे रखा है जो फील्ड का वीट रहता है, इसमें किसान लाकर ग्रेन को यह दे देता है, FCI के अधिकारी रहते हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं और FCI के गोडाउन में स्टोर किया जाता है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस देख लेते हैं अब हम। FRP क्या होता है? तो FRP भी पूरी तरीके से MSP की जैसे ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इसकी पेमेंट मेथड भी थोड़ी सी दो तरीके से होती है, वो हम देखेंगे आगे। तो शुगर केन फील्ड में शुगर केन मिल को ये ट्रांसफर कर देते फार्मर, और ये MSP और FRP ये सभी फसल की बुआई होने से पहले तय की जाती है। बुआई के पहले से ही सारी चीजें तय की जाती है, जिससे निस्वार्थ भाव से इन्हें MS सही साठ उचित दाम दिया जा सके। शुगर केन मिल एक्सट्रैक्टर शुगर, जहां पर शुगर को निकाला जाता है वहां पर इसे ट्रांसफर कर देते हैं, शुगर केन मिल में दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। MSP की घोषणा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर निर्धारित होती है तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा घोषित की जाती है और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ये पूरी प्रोसेस तो सेम टू सेम MSP के तरीके से होती है। इसकी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर बनी रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित होती है। जो रहता है FRP वह किसके बेस पर रहता है? तो वह रिकवरी रेट पर रहता है। हम देखते हैं रिकवरी रेट होता क्या है पहले। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में रिकवरी रेट का मतलब होता है कि गन्ने से मिलने वाली चीनी का प्रतिशत। यदि हमने गन्ना दिया है किसी मिल को, तो उससे वह शुगर निकाल रहा है, तो उसका कितना परसेंट उसमें शुगर निकल रहा है, यही रिकवरी रेट होता है। तो गन्ने से चीनी की रिकवरी उत्पादित चीनी और गन्ने की पेराई के अनुपात के बराबर होती है। रिकवरी रेट जितनी ज्यादा होती है FRP भी उतनी ही ज्यादा होती है और ज्यादा रिकवरी रेट वाली फसल को ज्यादा कीमत मिलती है। इसमें नीचे थोड़े इंपोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि चीनी सीजन 2024-25 के लिए 10.25% की रिकवरी रेट पर गन्ने का FRP 340 रुपए प्रति क्विंटल है। अगर रिकवरी रेट 10.25% से ज्यादा होती है तो हर 0.1% की बढ़ोतरी पर 3.32 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त कीमत मिलेगी। और वहीं अगर रिकवरी रेट 10.25% से कम होती है तो हर 0.1% की कमी पर 3.32 रुपए प्रति क्विंटल की कमी होगी। देश भर में FRP जो का भुगतान है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम EAC, इसमें थोड़ी सी इंपोर्टेंट चीजें हो रही है, जैसे कि 9.5 या 9.25% के रहता है यदि किसी के रिकवरी रेट,
10.25% की रिकवरी रेट पर गन्ने का FRP 340 रुपए प्रति क्विंटल है। यदि किसी का फिक्स रहता है या 9.25 या इससे कम रहता है तो उसके लिए रेट को फिक्स कर दिया जाता है, उसके लिए बदला नहीं जाता। यदि 9.25 से यदि नीचे भले ही 7 होगा, 6 होगा या 5 होगा तो उसके लिए फिक्स्ड रेट रहेगा, इतना तो देना ही पड़ेगा मिल वाले को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पेमेंट मेथड क्या रहती है? देश भर में FRP का भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम EAC 1955 के तहत जारी करना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रित होता है, जो गन्ने की डिलीवरी की तारीख के 14 दिनों के भीतर भुगतान को अनिवार्य करता है। पहली किस्त का भुगतान गन्ने की डिलीवरी के 14 दिन के अंदर करना होता है, जो कि यह जिले की औसत वसूली एवरेज रिकवरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अनुसार होगा, और अंतिम वसूली की गणना के बाद मिल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मिल द्वारा किसानों को दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा, जिससे उत्पादित चीनी और बी हेवी या सीरे से उत्पादित इथेनॉल को ध्यान में रखकर भुगतान किया जाएगा। यह अभी नया आदेश आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें किसानों इस एग्रीमेंट से एग्री नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। मिलों मिलों के पास किसानों के साथ समझौते के लिए हस्ताक्षर करने का एक विकल्प है, जो मिलों द्वारा किसानों को किस्तों में FRP का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है। भुगतान में देरी पर 15% तक प्रति वर्ष ब्याज लग सकता है। यदि भुगतान नहीं हुआ या भुगतान देरी से होता है मिलों के द्वारा किसान को, तो वह 15% का इंटरेस्ट भी लग जाएगा उस पर। और चीनी आयुक्त शुगर कमिश्नर मिलों की संपत्ति को संलग्न कर राजस्व वसूली के तहत बकाया के रूप में FRP अनपेड FRP की वसूली कर सकते हैं। इसमें इस एग्रीमेंट के लिए मिल वाले तो एग्री थे, लेकिन फार्मर इसके अगेंस्ट। मिलों के पास किसानों के साथ समझौते के लिए हस्ताक्षर करने का एक विकल्प है, जिसमें 50% तो देख लिया हम। नेक्स्ट देखते हैं चीनी सीजन 2024-25 के लिए वही बात आ गई जो मैंने पिछले कही थी पिछले स्लाइड में। जैसे कि चीनी सीजन 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, जो 10.25% की मूल रिकवरी दर से जुड़ी है, जिसमें 10.245 से तो 0.1% की रिकवरी वृद्धि के लिए 3.32 रुपए प्रति क्विंटल का प्रीमियम देती है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि 9.5% तक प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए FRP में उसी दर से कटौती होती है। सरकार ने फिर से उन मामलों में कटौती नहीं करने का फैसला किया जहां रिकवरी 9.5% से कम हो जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे किसानों को गन्ने के लिए 315 10 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। राज्य सरकार जो राज्य परामर्श मूल्य है SAP होता है, जो स्टेट एडवाइजर प्राइस होता है यह FRP की तरह ही होता है, लेकिन जो जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस होता है यह कुछ ही जो प्रदेश राज्य रहते हैं, कुछ ही राज्यों में तय किया जाता है। जैसे कि गन्ने के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले राज्य रहते हैं, जो अपने हिसाब से SAP को तय करते हैं, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य ASP तय करते हैं। जैसे कि प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की सरकार द्वारा SAP की घोषणा की जाती है, स्टेट एडवाइजरी प्राइस की घोषणा की जाती है, जो आमतौर पर FRP से अधिक होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।